हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का उड़ान इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूं। आज हम एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत हिंदी के तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम अब बहुत लंबे लेक्चर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर सप्ताह आपके लेक्चर वीडियो जो है वो जा रहे हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है ज़्यादा क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। आज से ड्यूरेशन कम होगी ताकि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सके और डाउट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। तो हम अब यहां से जो शुरू करेंगे ना बेटा, वहां थोड़े थोड़े टॉपिक को लेकर करेंगे। ओवरऑल पूरा टॉपिक स्किप मतलब डाल दिया जाए ऐसा नहीं होगा, कुछ टॉपिक को लेकर चलेंगे, जैसे कि भाषा को, लिपि को, वर्ण को लेकर, थोड़ा सा संज्ञा, थोड़ा सा सर्वनाम, मतलब हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा। फिर अगले वाले वीडियो में उसके बाद वाले टॉपिक को लेकर चलेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में उसके बाद के बचे हुए टॉपिक को लेकर चलेंगे। इस तरह अब हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं, आप ये मानकर चलिए। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 फिर पूछता है आपकी भाषा से रिलेटेड प्रश्न को। ठीक है, किसको पूछता है? भाषा से रिलेटेड प्रश्न को, कि निम्नलिखित बोली और उसके वर्ग को उनसे संबंधित बोलियों के साथ में सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम। ठीक है, एक वर्ग देता है जिसमें हिंदी का वर्गीकरण है और दूसरे तरफ दिया है उसमें आने वाली बोलियों को। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए कहता है पश्चिमी हिंदी, बी कहता है पूर्वी हिंदी, सी कहता है बिहारी हिंदी और डी कहता है राजस्थानी हिंदी। ऑप्शन नंबर आपके सूची नंबर 2 में दिया हुआ है बोली, एक है मेवाती, बुंदेली, बघेली और मगही। तब आपको यहाँ बताना है कि पश्चिमी हिंदी में कौन आती है, पूर्वी हिंदी में कौन आती है, बिहारी हिंदी में कौन आती है और राजस्थानी हिंदी में कौन आती है। इसको जानने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर जो 9 राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषा का इस्तेमाल फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि प्रथम सरकारी भाषा के प्रयोग करने वाली राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं राज्यों में से हिंदी को 5 प्रकार की उपभाषाओं में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, भारत में आपके जब पत्र व्यवहार होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य पत्र व्यवहार होता है, तो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को जब पत्र व्यवहार किया जाता है तब वहाँ उन्हें 3 क्षेत्र में बांटा गया है। एक है क क्षेत्र, एक है ख क्षेत्र और एक है ग क्षेत्र। क क्षेत्र के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जहां प्रथम राजभाषा हिंदी का प्रयोग होता है, जहां प्रशासनिक कार्यों का संपादन हिंदी में किया जाता है। ख क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं जो अपनी प्रांतीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए ख क्षेत्र संपर्क के क्षेत्र में आता है। ग क्षेत्र वो है जो अहिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं जहाँ हिंदी का कोई भी प्रयोग नहीं है। तो इन्हीं में से जो क जो आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है उसके 9 राज्य में प्रयोग होने वाली हिंदी को लेकर 5 वर्ग में उसे बांटा गया है। तो हिंदी की 5 उपभाषाओं में उसको बांटा गया। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन सी है? एक है हमारे लिए आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, एक है पश्चिमी हिंदी, एक है हमारी पूर्वी हिंदी, ठीक है, एक आती है हमारे लिए आपकी बिहारी हिंदी, ठीक है ना, ठीक, और एक आती है हमारे लिए आपकी राजस्थानी हिंदी, ठीक है, और लास्ट वन आती है हमारे लिए कौन सी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। अब इन्हीं की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि जो राजस्थानी हिंदी है इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे उत्पत्ति हुई है इसकी? शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है, और बिहारी हिंदी की उत्पत्ति आपकी मागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है ना, और आपकी जो पहाड़ी हिंदी है इसकी उत्पत्ति आपकी खस अपभ्रंश से हुई है। क्लियर हो गया। और इस तरह देखा जाए तो ये हमारे भारत की हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। भारत की हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। इसी पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और राजस्थानी हिंदी में लगभग 18 प्रकार की
बोली और को इसमें स्थान जो है वो दिया गया है। तो 18 प्रकार की बोलियों को लेकर इसमें पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी में बांटा गया है। अब प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहली बात, पश्चिमी हिंदी में आती है हमारे लिए आपकी कौन सी? पश्चिमी हिंदी में आती है बुंदेली। पूर्वी हिंदी में आती है हमारे लिए आपकी बघेली। बिहारी हिंदी में आती है मगही और राजस्थान में आती है मेवाती। ठीक है, और एक बार मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो जो शौरसेनी अपभ्रंश थी, जो शौरसेनी अपभ्रंश थी, इस शौरसेनी में हमारी कौन सी थी? ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, है ना, कन्नौजी। ठीक है, और आपकी जो मागधी थी उसमें बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला थी। अर्धमागधी में क्या थी? अर्धमागधी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी थी। उसी प्रकार हमारे लिए आपकी खस अप में क्या थी? आपकी कौन सी थी? खस में पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, हिमाचली, मलयाली थी। ब्राह्मण में सिंधी थी। चलिए, इसको जानने के बाद में इसका आंसर कौन सा आता है? इसका आंसर आता है हमारे लिए आपका कौन सा? इसमें आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, कि पश्चिमी हिंदी है बुंदेली, पूर्वी हिंदी में है हमारे लिए बघेली, बिहारी हिंदी में हमारे लिए आपकी मगही और राजस्थानी में है हमारे लिए आपकी मेवाती। इसको जानने से पहले आपकी हमको ये जानकारी प्राप्त होगी कि अपभ्रंश की जो शाखा थी उसमें पश्चिम की ओर थी हमारे लिए शौरसेनी। इस शौरसेनी में कौन कौन सी थी? ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, है ना, ये थी। पूर्व की ओर फैली हुई थी क्या? मागधी। अब मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी आती थी? बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। इन दोनों के बीच का विवादित क्षेत्र जो क्या कहलाता था? अर्ध मागधी, जिसमें आती थी हमारे लिए आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना। एक आती थी ब्राह्मण जो सिंधी कहलाती थी। ठीक है ना। इसके बाद में आती थी पैशाची। पैशाची में आते थे पंजाबी और लहंदा। ठीक है ना। इसके बाद में आते थे हमारे लिए आपकी खस। अब इसमें कौन कौन सी थी? पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, हिमाचली और मंडयाली। ठीक है ना। तो शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, पैशाची, खस। ठीक है ना। अब इसके अलावा हमारे लिए आपकी एक और थी जो थी महाराष्ट्री। अब इस महाराष्ट्र में कौन आती थी? हमारी मराठी आती थी। ठीक है। अब इन्हीं में से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, और हमारे लिए पैशाची को छोड़ दिया जाए और हमारे लिए ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, तो जो हमारे जो क्षेत्र है, 5 क्षेत्र जो आपके बांटे गए हैं, तो शौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका जन्म हुआ? पश्चिमी हिंदी का और राजस्थानी हिंदी का। इसी प्रकार आपके मागधी से क्या हुआ? आपका जन्म जो आपकी बिहारी हिंदी का। ठीक है। इसके अलावा अर्धमागधी से किसका जन्म हुआ? आपकी पूर्वी हिंदी का, जिसमें आपकी बघेली आई। और इस तरह पहाड़ी हिंदी का जन्म किससे हुआ? खस अपभ्रंश से हुआ। और इस तरह छत्तीस हिंदी के अंतर्गत आपकी बोलियों का प्रभाव है। तो शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, तो ब्राह्मण को छोड़कर, पैशाची को छोड़कर और महाराष्ट्री को छोड़कर वो 9 क्षेत्र जहां हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है, तो उस आधार पर आपकी बोलियां हैं जो उस पर प्रयोग की जाती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली जो है वो आपकी आती है। ठीक है ना। पूर्वी हिंदी में कौन आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में क्या आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। और राजस्थानी में आती है, राजस्थान एक ऐसा राज्य जहाँ 30 प्रकार की उपबोलियां उसके अंदर होती, मेवाती, मालवी, झारसाही, ढूंढाड़ी, बागड़ी, जयपुरी, हाड़ौती, मारवाड़ी, ऐसा करके। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज से, अवधी से, दक्षिणी हिंदी से या अपभ्रंश से? अब बारी आती कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती थी, तो आपको अभी मैंने बताया कि खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ था। खड़ी बोली का प्रयोग था शौरसेनी, जो पश्चिम की ओर शौरसेनी बोली जाती थी, शूरसेन जनपद के आसपास। तो कुरुक्षेत्र जनपद के आस, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास बोले जाने वाली बोली थी खड़ी बोली। कुरुक्षेत्र जनपद के आसपास थी, इसलिए इसे राहुल संकृत्यायन आपको कौरवी के नाम से पुकारते हैं। इसके अलग अलग नाम थे। इसे सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है वो गंवारी
बोली कहते थे, इसे जाटू, हरियाणवी, बांगरू भी कहते थे, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक ऐसी बोली थी जो आपकी कड़क स्वभाव वाली थी, जिसमें आपके अणा जैसे जाना, खाना, द्वित्व रोटी, धोती जैसे शब्द का उच्चारण जो है वो होते थे। तो द्वित्व व्यंजन वाले और आपके पंजाबी और हरियाणवी के कटु मिश्रण वाली, राजस्थानी के कटु मिश्रण वाली, तो राजस्थानी, हरियाणवी और के मिश्रण वाली बोली थी, जिसको खड़ी बोली कहा जाता था। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास जनपदी हिंदुस्तानी भी कहलाती थी, कौरवी भी कहलाती थी, इसे सरहिंद भी कहते थे, ठीक है। इसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो आपकी 14th सेंचुरी में, सबसे पहला प्रयोग 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा जो है वो किया गया था। जब इस अमीर खुसरो ने इस अब आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया तो उन्होंने कह मुकरियों को और पहेलियों को लिखने के लिए इस खड़ी बोली के इस्तेमाल करना शुरू किया। परंतु 14th के बाद में 19th सेंचुरी तक इसका कभी भी कोई भी इस्तेमाल किसी साहित्यकार के द्वारा नहीं किया, क्योंकि मध्यकाल में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ब्रज और अवधी साहित्य की सबसे बड़ी भाषा थी। इसलिए उस समय के बाद भी रीतिकालीन कवियों ने उसी बंधी हुई रचना को इस्तेमाल किया। तभी तो रीतिकाल को कहा जाता है भक्ति काल का उत्तर, मतलब भक्ति काल के बाद का समय माना जाता है, और उसमें परिपाटी और नियम रीति से बंधे हुए थे, इसलिए उसे रीतिकाल कहा गया। तो खड़ी बोली का जन्म आखिर किससे हुआ है? तो खड़ी बोली का जन्म ब्रज से नहीं, अवधि से नहीं, दक्षिणी हिंदी से नहीं, बल्कि अपभ्रंश से हुआ है। तो जो अपभ्रंश की शाखा थी, अपभ्रंश की कौन सी शाखा थी? शौरसेनी। इस अपभ्रंश की शाखा जो पश्चिम की ओर शौरसेनी थी, इसी शौरसेनी में हमारे लिए ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी, खड़ी बोली, है ना, ये सभी हमारे लिए शौरसेनी के अंतर्गत आती थी। और इसका जन्म जो है वो खड़ी बोली का अपभ्रंश से हुआ। और यही खड़ी बोली का विकसित रूप, इसी खड़ी बोली का विकसित रूप है जो आज हमारी हिंदी के नाम से अपनी पहचान बनाती है। दूसरी बड़ी बात कि 19वीं शताब्दी में, 14th में तो यूज किया गया, इसके बाद किसी ने यूज नहीं किया। जब 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब इसका इस्तेमाल शुरू किया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में के युग में इसका जन्म फिर से हुआ। दूसरी बड़ी बात कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में, इसको भारतेंदु युग में इसकी शुरुआत हुई, परंतु सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल परफेक्शन किसमें दिया गया? द्विवेदी युग में। और जो छायावादी युग थी वह इसका स्वर्णिम युग माना जाता है। क्लियर हो गया? जब इसकी शुरुआत हुई थी तो खड़ी बोली के 3 रूप थे। एक खड़ी बोली थी जो उर्दू के मिश्रण वाली थी, एक खड़ी बोली थी जो संस्कृत के प्रभाव वाली थी, और एक खड़ी बोली थी जिसमें हमारे लिए हिंदी के देशज भाषाओं के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हिंदी के जन्म से पहले खड़ी बोली के 3 रूप थे। इस खड़ी बोली के 3 रूप में आपकी उर्दू मिश्रित खड़ी बोली थी, है ना, एक थी हमारी संस्कृत की मिश्रण वाली खड़ी बोली, और एक थी जन साधारण के प्रयोग वाली खड़ी बोली। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्या पूछता है? बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी हिंदी? तो बघेली हिंदी आती है हमारे लिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है ना। तो पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ? तो अभी मैंने आपको यहाँ पर चीजें जो है वो एक्सप्लेन करी थी, एक बार उसको समझिएगा। ठीक है, कि आपकी जो हमारी भाषा थी, जिसमें मैंने क्या बताया, पश्चिम की ओर थी क्या हमारे लिए? शौरसेनी। ठीक है ना। पूर्व की ओर क्या थी? मागधी थी। इनके मध्य में क्या थी हमारे लिए? अर्धमागधी थी। ब्राचड़, जिसके अंतर्गत हमारे लिए सिंधी आते थे, ठीक है ना। पैशाची, जिसमें हमारे लिए पंजाबी और क्या आती थी? लहंदा आती थी। महाराष्ट्री में क्या आती थी? मराठी आती थी। और खस में क्या आती थी? गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, हिमाचली और मंडियाली। मागधी में क्या आती थी? बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। शौरसेनी में क्या आती थी? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन सी आती थी? इसमें आती थी हमारे लिए राजस्थानी, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी। ठीक है, इसी को जब वर्गीकरण किया गया था तो पश्चिमी हिंदी, जिसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, इसके अंतर्गत बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी आती थी। पूर्वी हिंदी को जिसने अर्धमागधी को जन्म दिया तो 2 सहचरी बहनें, एक हमारी अवधी
और एक हमारी बघेली के साथ 9वीं सदी में जन्म हुआ किसका? छत्तीसगढ़ी का। तो प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने हमको पूछा है कि बघेली किस हिंदी की उपभाषा वर्ग की है? तो बघेली हमारे लिए अवधी, साथ ही बघेली और हमारी छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना, ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली में आने वाली बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में क्या आती है? इसमें आती है हमारे लिए ब्रज भाषा, ठीक है ना, साथ में आती है बुंदेली, ठीक है, और आती है हमारे लिए कन्नौजी, ठीक है ना। तो ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, है ना, ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती। ठीक, राजस्थानी हिंदी में क्या आती है? मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है ना, जयपुरी, साथ ही हाड़ौती, ढूंढाड़ी, भागड़ी, जाड़साही, ठीक है ना। बिहारी हिंदी में क्या आती है? आपकी आती है, इसमें बिहारी हिंदी में आती है आपकी मगही, मैथिली, मगही, मैथिली, और आती है हमारे लिए आपकी भोजपुरी, ठीक है। और अगर यही हमारे लिए अगर हमको दे देता है कौन सा, मान लीजिए देता है हमारे लिए आपका पहाड़ी हिंदी, अब पहाड़ी हिंदी दे देगा तो क्या आ जाएगा हमारे लिए? पहाड़ी हिंदी में हमारे लिए गढ़वाली, ठीक है, इसी प्रकार कुमायूनी, नेपाली, हिमांचली, मंडियाली, जौनसारी, ये सभी हमारे पहाड़ी हिंदी में आएंगे। और यही क्या है? हमारी हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। तो बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। कौरवी किस बोली को कहा जाता है? मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को, या छत्तीसगढ़ी को? कुरुक्षेत्र जनपद, कुरुक्षेत्र जनपद के पास प्रयोग होने वाली बोली जो आपकी खड़ी बोली कहलाती है, अभी मैंने बताया इसके अलग अलग नाम है। कोई इसे कुरुक्षेत्र जनपद के पास है तो राहुल संकृत्यायन, है ना, एक हिंदी के साहित्यकार हैं जिनका नाम है राहुल संकृत्यायन। यही राहुल संकृत्यायन हैं जिन्होंने खड़ी बोली को कौरवी के नाम से पुकारा है। इसे गंवारू, जाटू, देशवाली, देसड़ी या हमारे लिए आपकी गंवारी बोली कही जाती है। कुरुक्षेत्र जनपद के आसपास दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के पास बोली जाती है। यहाँ हमारे लिए पंजाबी और राजस्थानी के कटु मिश्रण वाली बोली का प्रयोग होता है, हरियाणवी, है ना, इसे जाटू भी कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं, ठीक है। इसके मिश्रण वाली है रोटी, धोती, अगर उसे जाना, खाना, ये इसके प्रयोग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कौरवी किस बोली को कहा जाता है? तो आपकी खड़ी बोली को। मारवाड़ी कहाँ है? आपकी राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और आपके अवध में क्या है? हमारी अवधि, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? अभी मैंने बताया तो पश्चिम के क्षेत्र में है ब्रज भाषा। अब ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा में जो अ है उसका उच्चारण ऐ करना और जो अ है उसका उच्चारण औ करना। ये ब्रज भाषा से किस में आया? अवधि में, ठीक ना। अब देखिए सारे राज्य एक दूसरे को बेटा छूते हैं और जिस तरह के सीमा दायरे पर उनकी बोली भाषा के प्रभाव होते हैं ना, वो यहाँ की बोली भाषा में एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो ब्रज के क्षेत्र जिसका सीमा आपके अवध के क्षेत्र की ओर छूता है, तो ब्रज भूमि से अवध के हिस्से में कुछ हिस्सों पर अवधि का प्रभाव जो है, ब्रज का प्रभाव अवधि पर आता है। तो ऐसे ऐ और औ से औ जो हमारे ब्रज में प्रयोग किए जाते थे, ये हमारी अवधि में होते हैं। अब चूंकि अवध का दक्षिणी हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ी में भी हम बैठना ना बोल करके बैठना, कैसा ना बोल करके कैसा, पैसा ना बोल करके पैसा, ऐसा ना बोल करके ऐसा कहते हैं। औ को औ कहा जाता है, इसे थोकन और भात ले लेना। इसी प्रकार खौलत है पानी हर बोलते हैं, दौलत का माथस बोलते हैं। इसी प्रकार औरत कहा जाता है, क्लियर हो गया, औठ कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे लिए छत्तीसगढ़ी में अब इम्पैक्ट देखिए, ब्रज से आया अवधि में और अवधि से आया छत्तीसगढ़ी में। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में क्या क्या है फिर से बता दूं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में क्या है? ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी में क्या है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में क्या है? गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, हिमांचली, मंडियाली। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है,
इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती और पंजाबी। ठीक है, प्रत्येक भाषा का अपना मौखिक उच्चारण अलग होता है, मौखिक उच्चारण जो है वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन उसके लेखन के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लिपि, हर भाषा की लिपि अलग होती है। जैसे कि इंग्लिश में यदि आपको लिखना है बाबा, तो आप यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर लिखेंगे। अब यही अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो जो स्क्रिप्ट यूज किए जाते हैं उसे ही लिपि कही जाती है। तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, उसका तरीका, उसका कायदा जो होता है ना, तो कुल कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी मौखिक भाषा में सुनाई देने वाली ध्वनि को जिस सांकेतिक चिन्ह से उसकी पहचान होती है, और वही सांकेतिक चिन्ह जो आड़ा, तिरछा, खड़ा और एक वक्र आकार होता है, जिस ढंग और तरीके से लिखा जाता है, उसे कही जाती है लिपि। प्रत्येक भाषा का मौखिक उच्चारण अलग होता है और लिपि उनकी अलग होती है। तो प्रश्न ने कहा है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया की लिपि को हम कहते हैं कलिंग लिपि, उड़िया की लिपि को कहते हैं कलिंग लिपि। गुजरात की लिपि को कहते हैं गुजराती लिपि, है ना। और कभी कभी गुजराती, पंजाब की लिपि को हम क्या कहते हैं? गुरुमुखी कहते हैं। ठीक है ना। मराठी जो है हमारे लिए आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। 1951 से पहले ये मोड़ी लिपि में लिखी जाती थी। 1951 से पहले, आपके 1951 से पहले ये मोड़ी लिपि में लिखी जाती थी। लेकिन इसके बाद इस लिपि को किस में लिखा जाने लगा? मराठी को देवनागरी में। इसका संबंध कहाँ से माना जाता है? गुजरात के नागर ब्राह्मणों से। इसका संबंध कहाँ से माना जाता है? गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों को कहा गया कि आपके लेखन के लिए, हम संस्कृत को लेख के लिए हम इस लिपि का प्रयोग करें। तो देववाणी भाषा है संस्कृत, जिसको लिखने के लिए गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने जिस लिपि का प्रयोग किया, उस लिपि को नाम दे दिया गया देवनागरी। यह देवनागरी न केवल संस्कृत, बल्कि संस्कृत के साथ साथ पाली, नेपाली, कोंकणी, मराठी, छत्तीसगढ़ी, बोडो, ऐसे बहुत सारी भाषाओं को लिखा जाता है। न केवल भारतीय भाषाओं को, विश्व में प्रयोग होने वाली लगभग 127 प्रकार की भाषाओं को लिखने के लिए हम देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सबका 19-20 का फर्क होता है। जैसे कि देवनागरी में यह कबूतर का क है, हिंदी में कबूतर का क है, बांग्ला में ये कबूतर का क है। ठीक है, देवनागरी लिपि में ये लट्टू का ल है, मराठी में, आपकी मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में और उड़िया में हम इस ल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिंदी भाषा में हम इस ल का प्रयोग जो है वो करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से? अभी मैंने 3 से 4 बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर करके बताया है कि आपकी मागधी है जिसमें आती है हमारे लिए बिहारी, है ना। मागधी के अंतर्गत आती है कौन कौन सी? बिहारी, उड़िया, असमिया। बिहारी आती है, उड़िया आती है, साथ ही आती है असमिया और आती है हमारे लिए बांग्ला। ये मागधी होती है, मागधी अपभ्रंश। इसी में बिहारी के अंतर्गत आती है हमारे लिए मगही, साथ ही आती है मैथिली, मगही, मैथिली और आती है हमारे लिए भोजपुरी। क्लियर हो गया? तो आपका संबंध किससे है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी से हमारे लिए क्या क्या है? अवधी, बघीली और छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी में क्या है? राजस्थानी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, ये सब। और ब्राह्मण में क्या है? सिंधी और आपकी आती हैं इसमें सिंधी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुच्छेद 344, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुच्छेद 345 और आपका अनुच्छेद 346।
भाषा संबंधी उपबंध के आधार पर देखा जाए तो जब भारत की स्वतंत्रता हुई आफ्टर 2 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट, एक संवैधानिक घोषणा हुई जिसका उल्लेख कहाँ है कि संघ भारत जो राज्य का संघ है, यहाँ प्रथम राजभाषा के तौर पर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए लिपि देवनागरी प्रयोग की जाती। ये हमारे लिए संविधान की धारा आपके अनुच्छेद 343 अनुच्छेद हमारे लिए क्या आपका क्या आएगा इसमें, है ना 343, ठीक है। तो अनुच्छेद 343, तो अनुसंधान की धारा 343 अनुच्छेद 1 और भाग 17 के अनुसार, है ना, इसको क्या किया गया, आपको लिखने के लिए वर्ण इसका वर्णन जो है मिलता है। तो संविधान की धारा 343 के अनुच्छेद 1 में भाग 17 में, तो संविधान की धारा 343 अनुच्छेद 1 भाग 17 के अंतर्गत इसमें हमारे लिए भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का संवैधानिक लिखित उल्लेख उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कब लागू किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। हिंदी का 15 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया कि हिंदी जो होगी हमारे भारत की प्रथम राजभाषा, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिसको लिखने के लिए हम देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। लेकिन 15 ईयर्स के लिए केवल और केवल 15 वर्ष के लिए सेकंड लैंग्वेज हमने किसको रखा, इंग्लिश को रखा। और इंग्लिश का प्रचार प्रसार को कम करने के लिए पहली बार नागपुर के वर्धा में 10 जनवरी को हिंदी के लिए विकास और प्रचार और प्रसार के लिए प्रांतीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। यही वजह है कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन 14 सितंबर 1949 को एक संवैधानिक घोषणा के अंतर्गत संविधान की धारा 343 अनुच्छेद 1 भाग 17 के अनुसार इस राजभाषा का दर्जा दिया गया और प्रथम राजभाषा हिंदी होने की वजह से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट वन, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। अब शब्द शक्ति क्या होती है, इसको कहा जाता है वर्ड पावर। अगर हम देखेंगे तो स्वर और हमारा व्यंजन, स्वर और व्यंजन, जब स्वर और व्यंजन एक दूसरे से मिलते हैं तो स्वरों और व्यंजनों से मिलने पर एक सार्थक तत्व की प्राप्ति होती है। स्वर और व्यंजन मिलकर जब एक सार्थक तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे ही कहा जाता है शब्द, ठीक है ना। जब तक कोई शब्द किसी संग्रह के भीतर है तब तक वो शब्द है, और संग्रह से बाहर आकर इस्तेमाल होता है तब उसे शब्द पद कहा जाता है। इस शब्द के कुछ गुण होते हैं जिसे वर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर किसी कवि के द्वारा कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किए जाए जिसको पढ़कर पाठक और सुनकर श्रोता के मन में ओजस्वी भाव जागृत हो जाता है, तब उस गुण को कहते हैं ओज गुण, है ना। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। और वैसे ही किसी कविता को पढ़ने के बाद में मन में मधुरता का और प्रेम का संचार हो तो वहाँ पर होता है हमारे लिए माधुर्य गुण, ठीक है ना। तो जहाँ किसी कविता को पढ़ने के बाद मन में प्रेम और मधुरता का संचार हो वहाँ माधुर्य गुण होता है। और एक ऐसा तत्व जहाँ किसी कविता को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ कविता के सरल शब्दों के द्वारा उसके भाव को समझ लिया जाता है, उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। तो जहाँ ओजस्वी भाव है ओज गुण है। और कहता है मधुर मधुर मेरे एक दीपक चल, मेरे प्रियतम का पथ अवलोकित कर, कि सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, तब हमारे लिए माधुर्य गुण है। और प्रसाद गुण क्या होता है, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, या कहता है उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो ये हमारे लिए होते। वैसे ही होती है वर्ड पावर, जिसको हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति। जब कोई कवि के बाद अगर लेखक किसी वाक्यात्मक विचारात्मक चीज़ों को लेख के माध्यम से प्रस्तुत करता है तो वह हमेशा कोशिश करता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए वह शब्द के ऐसे प्रयोग करता है जिससे वाक्य में एक अर्थ में विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। इसी में आती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, जहाँ जो बात है वैसे कह दिया जाए तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं।
हैं। मैं मिसेस अनु रॉय हूँ। यह उड़ान इंस्टीट्यूट का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं रायपुर शहर में रहती हूँ। अगर कहते हैं तो जो बात जैसी है वैसे कह दिया जाए, सरल अर्थ में समझ लिया जाए तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सत्य की सदा जीत होती है, लोभ पाप का कारण है अगर कहते हैं तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरी बड़ी बात की लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? किसी बात को सीधा न कहकर अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम से इनडायरेक्टली कहा जाए तब उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे लक्षणार्थ भी कहा जाता है। अगर एक बच्चा गिर गया और रो रहा है और माँ कहती है अरे मेरा बच्चा गिर गया कहाँ, अरे तू तो मेरा सोना है, तू तो मेरा भीमा है ना, मेरा बहादुर बच्चा है, तो अगर वो भीमा कह रहे हैं या कोई दोस्त कहता है जाना उसको प्रपोज मार के आ, और अगर वो नहीं जाऊंगा कहता है, बोलते अरे यार तू तो शेर है यार, तू तो गब्बर है, तू तो बब्बर शेर है, जाना जाना, तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी चीज़ को इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसे लक्ष्यार्थ यानी कि लक्षणार्थ यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लेकिन किसी बात को अगर हम व्यंजना की बात करते तो क्या होता है, जो सुनने वाला या पढ़ने वाला पाठक जिस भी अर्थ को लगा ले, जैसे कि शाम हो गई, हर किसी के लिए उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। शाम हो गई कहता तो सबके लिए अलग अलग अर्थ वहाँ देखने को मिलता है। और इस तरह अगर हम कहते हैं तो पिताजी के कार्यालय से वापस आने का, माताजी के रसोई में जाने का, बच्चे को अपने कोचिंग क्लास जाने का, गौशाला में अपने पशुओं के वापस आने का, घोंसले में अपने घरौंदे में चिड़िया के वापस आने का, हर का अलग अलग अर्थ है। तो प्रश्न ने क्या पूछा है कि शब्द में जहां मूल अर्थ को नहीं लिया जाता बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है तब वहां होता है हमारे लिए लक्षणा शब्द शक्ति। जहां किसी बात को सीधे ना कहकर व्यंग अभिव्यक्ति या लक्ष्यार्थ प्रस्तुत किया जाए, तू तो शेर है ना, तू तो मेरा भीमा है ना, अरे यार तू तो पहलवान है, ठीक है ना, तब वो हमारे लिए ताना भी कसा जा रहा है, मजाक भी बनाया जा रहा है, पर इनडायरेक्टली जहां उसको बोला जाएगा उसे लक्षणा शब्द शक्ति कही जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? अभी मैंने बताया 14 सितंबर 1949 को संविधान की धारा 343 अनुच्छेद 1 और भाग 17 के अनुसार आपकी हिंदी को आपकी प्रथम राजभाषा का दर्जा जो है वो दिया गया, जो संवैधानिक कानून प्राप्त करता है। तो हमारी जो हिंदी है ना, इसको राजभाषा का है ना, इसे राजभाषा का क्या प्राप्त है? इसे राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है ना। इसका लिखित प्रमाण हमारे लिए संविधान की धारा में अनुच्छेद में है, ठीक है। लेकिन इसे राजभाषा के साथ में इसे क्या प्रदान किया गया है? गौरव दिया गया है। किसका? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा का गौरव प्रदान है। तो राजभाषा का संवैधानिक दर्जा है और राष्ट्रभाषा का इसे गौरव जो है वो प्रदान किया गया है। क्लियर हो गया? अब यही होती है, एक होती है हमारे लिए राज्य भाषा। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। क्लियर हो गया? प्रशासनिक कार्यों का संपादन जिसमें किया जाता है तो स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती। और स्टेट लैंग्वेज अलग है, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है। स्टेट लैंग्वेज है राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा। स्टेट लैंग्वेज क्या होते हैं? विकट परिस्थिति में, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, विकट परिस्थिति में अगर किसी राज्य की सरकार चाहती है तो अपने राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक लोकप्रिय भाषा को प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए प्रयोग कर सकती है, जो केवल उसी राज्य के लिए ही हो, तब वह उस राज्य की राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कि यूपी में हमारे पास इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ वहाँ उर्दू का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ उर्दू इस क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर आपकी उर्दू का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा के 3 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मुख भाषा। ऑप्शन नंबर सी मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और ऑप्शन नंबर डी मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के रूप की बात की जाए तो भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा के 2 प्रकार हैं। भाषा के 2 प्रकार है। एक है एक्सप्रेस्ड लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं व्यक्त भाषा, ठीक है।
और दूसरी है हमारे लिए अनएक्सप्रेस्ड लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त भाषा। अब आप देखेंगे कि व्यक्त भाषा क्या होती है। एक ऐसी भाषा जिसमें व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को, संवेदनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, तो उसे हम व्यक्त भाषा कहते हैं। व्यक्त करने के लिए वह दो प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो वर्बल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। एक होती है रिटन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसका विषय है? कान का विषय है। और लिखित भाषा विषय किसका है? आंख का विषय है। मौखिक भाषा का प्रयोग किससे संबंधित है? श्रोता से। और किससे संबंधित है? वक्ता से। और लिखित भाषा का संबंध किससे है? लिखित भाषा का संबंध होता है हमारे लिए पाठक से, जो कौन लिख के देता है? आपका लेखक। ठीक है। तो वक्ता के मुख से उच्चारित होकर ध्वनि तरंगों के माध्यम से श्रोता के कानों तक जिस भाषा का माध्यम से चीज़ें पहुंचाई जाती है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिपि में दिखाई देने वाले सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करके जब लेखक बनकर पाठक तक अपने भाव और विचार को प्रस्तुत करता है, तो लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा में भावनात्मक पक्ष की प्रमुखता होती है, व्याकरणिक शुद्धता उतना अनिवार्य नहीं है। जबकि लिखित भाषा में भावनात्मक पक्ष तो है, पर वर्तनी की शुद्धता का होना अति अनिवार्य है। मौखिक में उच्चारण की शुद्धता चाहिए, तो लिखित में व्याकरण की शुद्धता का होना अति अनिवार्य है। लेकिन एक ऐसी भाषा जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अव्यक्त भाषा कही जाती है। जब उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ संकेत देंगे। ये संकेत हम शरीर के अंगों के संचालन के द्वारा, रंगों के माध्यम से, हम किसी साइन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से संकेत देते हैं। इसलिए भाषा को, जो भावों और विचारों को प्रस्तुत करने का एक मीडिएटर है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति के प्रस्तुत करने का माध्यम। और इस तरह भाषा के 3 रूप हो जाते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये दोनों क्या है? ये व्यक्त भाषा है, और ये किसका माध्यम है? सांकेतिक भाषा का माध्यम है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी? मैंने अभी बताया कि उपभाषाओं में आपकी मराठी है जो नहीं आती, बल्कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, और आती है आपकी एक कौन सी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अब वर्णमाला से कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? ऑप्शन नंबर ए क, र, ल, ह। ऑप्शन नंबर बी य, श, द, र। ऑप्शन नंबर सी क, च, प, द। और ऑप्शन नंबर डी ह, श, र, ब। इसमें कौन सा है जो स्पर्श वर्ण है? तो सबसे पहली बात जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन को हम हलंत भी कहते हैं। व्यंजन को हलंत कहा जाता है किसी भी वर्ण अक्षर के राइटर के राइट हैंड साइड मुड़ा हुआ एक छोटा सा लकीर कहलाता है हमारे लिए हलंत। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? जब इसमें अगर अ नहीं है तब यह हमारे लिए अधूरा है, लेकिन अ आता है तो हलंत वहां से हटा दिया जाता है। और अगर अ नहीं है तो इसका रूप इस प्रकार है। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं, इस व्यंजन वर्ण में हमारे लिए 3 प्रकार की पाई इस्तेमाल होती है। एक पूर्ण पाई, जैसे ग में है, घ में है, ख में है, पूर्ण पाई। एक अर्ध पाई होती है, ट, ठ, ड में अर्ध पाई होती है। ठीक है ना। तो पूर्ण पाई है और अर्ध पाई है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है वर्णों को। वक्र आकार है, कबूतर के क में, फल के फ में शुंडिका है, बकरी के ब में हमारे लिए वक्र आकार है। और इस तरह व्यंजनों की एक पहचान होती है। ठीक है। इस व्यंजन को 2 आधार पर बांटा जाता है, अंतः प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, और एक बांटा जाता है आपके बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अंतः प्रयत्न के आधार पर आप बांटते हैं स्पर्श वर्ण, साथ ही बांटते हैं अंतः स्थ वर्ण, एक बांटते हैं ऊष्म वर्ण और एक बांटते हैं संयुक्त वर्ण। इसी स्पर्श वर्ण से एक और वर्ण जन्म लेता है जिसको हम उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। ठीक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर फिर से 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तो बनता है प्राणत्व का आधार, जिसमें आप पढ़ते हैं अल्प प्राण वर्ण, और हम पढ़ते हैं किसको? महाप्राण वर्ण को। ठीक है।
दूसरा बांटते हैं हम किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर, जहां होती है हमारे लिए सघोष ध्वनि और एक होती है हमारे लिए अघोष ध्वनि। ठीक है, तो प्रश्न ने क्या पूछा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। तो जानेंगे कि स्पर्श वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो अंतः प्रयत्न के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण है हमारा स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना, या हम इसे हिंदी में स्फोट ध्वनि भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में आप इसे कहते हैं स्टॉप कॉन्सोनेंट, म्यूट कॉन्सोनेंट कहते हैं, एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट कहते हैं, है ना। ये हमारे लिए आपके स्पर्श वर्ण है। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण क्या है? जब किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाए तो हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के अंदर की जिन इंद्रियों को छू कर बाहर निकलती है तब उसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखने वाली बात है कि इस स्पर्श वर्ण के कितने वर्ग है? 5 वर्ग। एक है हमारा क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है हमारे लिए प वर्ग। ठीक है ना। बॉडी फंक्शन के आधार पर देखा जाए तो हमारे शरीर में फेफड़ों के बाद सबसे पहले आता है हमारे लिए कंठ, कंठ के बाद में आता है हमारे लिए मूर्धा, मूर्धा के बाद में आता है हमारे लिए तालु, तालु के बाद में आता है हमारे लिए दंत और दंत के बाद में आता है ओष्ठ, है ना। लेकिन अगर हम उच्चारण की बात करते हैं यदि उच्चारण की बात करते हैं वर्णमाला में व्यंजन के उच्चारण की, तो इसका सूत्र हो जाता है कताम दंत योष्ठ। कताम दंत योष्ठ का मतलब क्या हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए क से बना कंठव्य, तो क वर्ग हो जाता है हमारे लिए कंठव्य, है ना। च वर्ग हो जाता है हमारे लिए तालव्य, ठीक है। ट वर्ग हो जाता है हमारे लिए मूर्धन्य, ठीक है। त वर्ग हो जाता है दंतव्य और प वर्ग हो जाता है हमारे लिए ओष्ठ है। अब देखिए कैसे तो जब हवा फेफड़ों से निकलकर सबसे पहले जिस वर्ण को छूती हुई निकलती है, तो हवा जो फेफड़ों में थी सबसे पहले अगर मुख से बाहर आ रही है तो सबसे पहले जिस हिस्से को छूता है वो है कंठ, जिसे हम वेलर युवलर के भी नाम से पुकारते हैं। एडम एप्पल को छूकर बाहर निकलता है, हम इसे कंठव्य कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से वर्ण, तो इसके अंतर्गत आते हैं हलंत वाला क, ख, ग, घ और हमारे लिए अंगा। ठीक है। अब बारी आती है कि तालु क्या है, तो सॉफ्टल पैलेटल, यानी कि हमारे लिए मूंछ के नीचे वाला हिस्सा, मूंछ के जस्ट नीचे वाला, तो दांत जहां खत्म होते हैं मसूड़े के बाद वाला कोमल हिस्सा, जो गर्म कॉफी पी लेने से या ठोस फ्रूट्स को खा लेने से हमारा जो छिलता है जो तालु, उसे हम पैलेटल कहते हैं। और इसमें आते हैं हमारे च वर्ग के वर्ण, आधा च, ज, झ, है ना, च, छ, ज, झ, इया, ठीक है ना। च, छ, ज, झ और इया, ठीक है ना। फिर आता है ट वर्ग। ट वर्ग मतलब कि रेट्रोफ्लेक्स, मतलब कि कठोर तालु। कठोर तालु मतलब कि नाक के नीचे का हिस्सा, तो हमारे लिए नाक के नीचे का हिस्सा रेट्रोफ्लेक्स कहलाता है, जिसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ और आते हैं अणा। त वर्ग जिसमें दोनों दांत जो अंदर से जिह्वा आका फ्रंटल एरिया, टंग का फ्रंटल एरिया जो दांतों के पास आता है तो डेंटल कहलाता है। तो त, थ, द, ध और न। और जहां पर हम बात करते हैं और हमारे जो दांत के बाहर का दोनों होठ है जिसे हम अधरोष्ट कहते हैं, अधर नीचे के होठ को, ऊपर को होठ, तो अधरोष्ट जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो लेबियल या हमारे लिए प वर्ग ओष्ठ है, जिसमें 5 वर्ग है प, फ, ब, भ और हमारे लिए म। ठीक है। और इस तरह देखा जाए तो 5 प्रकार के हमारे लिए क्या हैं, वर्ग हैं। और इसी 5 प्रकार के वर्ग में हमारे लिए वर्ण हैं आपका पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये है हमारा 5वां वर्ण। ठीक है। मोस्ट ऑफ लेटर्स जो हैं जिसको मैंने बताया कि यहाँ पर अर्धपाई, पूर्ण पाई के साथ है। अब यहाँ पर हमारे लिए पूर्ण पाई है,
यहाँ पर हमारे लिए अर्धपाई है। तो जिस वर्ण में पूर्ण पाई है, जिस वर्ण में पूर्ण पाई है, हाफ लेटर में कन्वर्ट करते समय हम शुंडिका हटा देंगे, जैसे क की शुंडिका, फ की शुंडिका हटा देंगे, जिसमें अर्धपाई हो जाएगी, खड़ी आपे हो जाएगी, है ना, घड़ी का घ आधा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे लिए चम्मच का च आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात है कि ट ठ ड ढ, उसी प्रकार छाते का छ, झंडे का झ, अंगा और दवात के द, इसको हाफ लेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें कभी भी लिखना होगा तब उसके नीचे एक हलंत का लगाया जाना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, ईच एंड एवरी कैटेगरी का 5th 1 नंबर, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम चाहें तो एक अनुस्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी कैटेगरी का 1 to 4th है, इसे कहा जाता है निर्नुनासिक वर्ण। क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है कि किसमें है, तो क वर्ग का क, च वर्ग का च, प वर्ग का प और त वर्ग से तीसरा वर्ण द, ये तीनों स्पर्श वर्ण है। क तो है, र अंतस्थ है, ल अंतस्थ ये उष्म है, य अंतस्थ है, शक्कर का श हमारे लिए उष्म है, दवात का द हमारे लिए आपका स्पर्श है, रस्सी का र अंतस्थ है, हल का ह, शक्कर का श हमारे लिए दोनों उष्म वर्ण है, रस्सी का र अंतस्थ, बकरी का ब स्पर्श है। पर प्रश्न ने क्या कहा कि किसमें सभी वर्ण जो है स्पर्श वर्ण के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन, ड और द को कहा जाता है, ड और अढ़ा है बेटा, ये अढ़ा, ड और अढ़ा को कहा जाता है सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने जो बताया कि इसमें से जो डमरू का ड है और ढक्कन का ढ है, तो जो मैंने आपको कैटेगरी बताई ना कि स्पर्श से ही एक वर्ण का जन्म होता है जिसे उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, और यही उत्क्षिप्त वर्ण है डमरू के ड से बना हुआ अड़ा और आपके ढक्कन के ढ से बना हुआ अढ़ा। इसे हिंदी का नव विकसित वर्ण कहते हैं, इसे हिंदी का विकसित वर्ण भी कहते हैं। इसे हिंदी के विकसित वर्ण के साथ में इसे ताड़न जात भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसे ही द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है, इसे ही द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? ध्यान रखिएगा, जब ये फर्स्ट वन लेटर में है, जैसे कि डामर कहता है, जैसे कि डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा, तो डम डम कहता है, डामर कहता है। इसी प्रकार डमरू कहता है, तब यह हमारे लिए ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। कौन से वर्ग का? ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता है अंगा, जो क वर्ग का कौन सा वर्ण है? 5वां वर्ण है। क्लियर हो गया। ये हमारे लिए अनुनासिक है, इसके बदले में हम एक बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमको लिखना है गंगा। पर अगर हम ट वर्ग के डमरू के ड की बात करते हैं तो निर्नुनासिक है, जिसमें नासिका का प्रभाव नहीं है। एक कंडीशन आती है कि जब इस शब्द के बीच में आ जाता है या शब्द के अंत में आ जाता है, तो यही डमरू का ड है जो बदल जाता है अड़ा में। किस बदल जाता है? अड़ा में। अड़ा कहते हैं तो अ साउंड आता है, इसलिए जब ये आ की मात्रा में जुड़ता है तो अड़ा हो जाता है, इसलिए लड़ाई, ठीक है ना, जूड़ा, ठीक है ना, कीड़ा, ऐसा इसका उच्चारण किया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरी बड़ी बात, जब इसके आगे हमारे लिए आपका अनुस्वर है, ये बीच में आ रहा है, यहाँ अंत में आएगा या बीच में आएगा तो अड़ा उच्चारण करेंगे, वो तब तक तो सही है। पर ध्यान रखिएगा कि अगर इसके पहले अनुस्वर आ जाता है तो उच्चारण भी ड होगा, जैसे कि मंडुक कहता है, मंडप कहता है, तब हमारे लिए उच्चारण भी ड ही होगा। लेकिन कभी कभी लड़ाई, झगड़ा, जूड़ा, पीड़ा, कीड़ा, तब पड़ पापड़ कहते हैं तब। और ये कहाँ से आया है? संस्कृत का शब्द है ट। अब ये जब हम संस्कृत के शब्द कहते हैं तो संस्कृत का शब्द क्या कहलाता है? तत्सम। अब ये तत्सम से जब बदल जाता है किसमें? हिंदी में, और हिंदी में बदलता है तो क्या कहलाता है? ये हमारे लिए कहलाता है तद्भव। क्या कहलाता है? तद्भव, है ना। तो जब ये तद्भव में बदलता है तो ट से बदल जाता है हड़, इसीलिए तो वट वृक्ष कहता है तो बड़ हो जाता है।
कीट कहता है तभी तो हमारे लिए क्या बन जाता है, कीड़ा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द में जैसे कि लफड़ा, झगड़ा, पीड़ा, जूड़ा, थप्पड़, पापड़, कंकड़ कहता है, मकड़ी कहता है ना, गड़बड़ कहता है, ये सब हमारे लिए आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव होंगे। और कभी कभी यही शब्द हमारे लिए देशज की भी क्या होते हैं, पहचान होते हैं। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन आती है आपके ढक्कन का ढ। ढक्कन का ढ जिसका सांचा टमाटर के ट जैसे दिख रहा है, ये ढक्कन का ढ जब अगर कहता है ढोलक, अगर कहते हैं ढोकला, ढोलक कहते हैं, ढोकला कहते हैं, इसी प्रकार ढोलकल कहते हैं, ढोलकी कहते हैं, तब हमारे लिए ढक्कन का ढ है। और यही ट वर्ग का कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, ट ठ ड ढ। इसका उच्चारण क्या है, इसका उच्चारण है हमारे लिए निर्नुनासिक, मतलब नासिका का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं है। पर्सनालिटी वाइज अगर ये बीच में आ जाता है या लास्ट में आ जाता है तो ढक्कन के ढ के नीचे एक बिंदी आ जाती है और उच्चारण होता है हल्का ह। इसीलिए तो यदि आप इसको पढ़ते हैं तो बढ़ई कहते हैं, इसको पढ़ते हैं तो पढ़ाई कहते हैं, इसको कहते हैं तो चढ़ाई कहते हैं। कुल मिला के हमारे लिए दो वर्ण नए जन्म लेते हैं, इसलिए जो दो नए वर्ण जन्म लिए हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विकसित वर्ण। हिंदी का नवनिर्मित वर्ण भी कहते हैं, हिंदी का इसे नवनिर्मित वर्ण या नव विकसित वर्ण कहते हैं। इसे ही ताड़न जात कहा जाता है। क्यों, जिह्वा जब तालु को स्पर्श करके मूर्धा को छूकर झटके से नीचे गिरती है, ऐसा लगता है मुख से जैसे कुछ फेंका जा रहा हो, तो उत्क्षिप्त वर्ण कहेंगे। मूर्धा को ये मारता है, प्रताड़ित कर रहा है, जैसे ड़ कहते हैं, तो वो हमारे लिए ताड़न जात हो जाता है। दो गुण कौन हो जाते हैं कि ये दिखने में तो एक आकार के होते हैं, परंतु एक बिंदी के फर्क से इसमें दो गुण हो जाते हैं। द्विस्पृष्ट क्यों है कि तालु मूर्धा को छूकर झटके से नीचे आता है, और इस तरह इसे ताड़न जात, उत्क्षिप्त वर्ण, द्विगुण वर्ण, हिंदी का नवनिर्मित और नव विकसित वर्ण और द्विस्पृष्ट वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है। क्लियर हो गया? ये बहुत सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दी बेटा, ठीक है ना। अब देखने वाली बात है कि जब दोनों आएंगे ना, चाहे ढक्कन का ढ हो यानी कि अड़ा हो या हमारे लिए अढ़ा हो, तो अढ़ा हो चाहे अड़ा हो, ये दोनों हमारे लिए तद्भव और देशज की पहचान हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तालव्य, दंत्य, कंठ्योष्ठ या कंठ तालव्य। सबसे पहली बात, ए किससे जन्म लेता है, ये अ से और ए से मिलकर बना है हमारे लिए ए। कौन सी संधि के अनुसार, वृद्धि स्वर संधि के अनुसार, है ना। तो वृद्धि स्वर संधि के अनुसार ये हमारे लिए क्या बना है, अ और ए से बना है ए। अ का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ और ए का उच्चारण स्थान है हमारे लिए तालु, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ कौन सा है, हमारे लिए ओ और हमारे लिए औ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एड़ी का ए और ऐनक का ए ये कंठ तालव्य है, ठीक है ना। अब ये क्यों होगा कि अ कहते हैं और ई, तो अ हो गया हमारे लिए कंठ और ई हो गया तालु, इसलिए ए और ए कंठ तालव्य हो गए। अब यहाँ पर से अ और ऊ की बात करते हैं, तब बनता है हमारे लिए ओ। अ है हमारा कंठ से उच्चारण और ऊ है हमारा ओष्ठ से प्रभावित, इसलिए हमारे लिए कंठोष्ठ्य हो गया, है ना। तो हमारे लिए ओ और अ ये हमारा कंठ ओष्ठ हो गया। कंठ तालव्य में ए और ए आते हैं। दंत में तसल, तसल का मतलब त वर्ग का पूरा वर्ण, सरोते का सा, लट्टू का ल। तालव्य में चीयश, च वर्ग का पूरा वर्ण, यज्ञ का या, शक्कर का शा और दोनों ई इसकी कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखिएगा, तालव्य में चीयश है, चीयश बोले तो च वर्ग का पूरा वर्ण आएगा, च छ ज झ इया दोनों ई आएंगे, यज्ञ का या और शक्कर का श। दंत में क्या आएगा, त वर्ग का वर्ण, है ना, दंत में आएगा त वर्ग का वर्ण, सरोते का स और लट्टू का ल, ठीक है ना। ये हो गया हमारे लिए उच्चारण स्थान। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उसे क्या कहते हैं, गुंजन, अघोष, सघोष या अल्पप्राण।
थोड़े ही समय पहले मैंने आपको एक चीज बताया था व्यंजन के वर्गीकरण में, तो ध्यान रखिएगा कि व्यंजन के वर्गीकरण में बाह्य प्रयत्न के आधार पर एक होता है प्राणत्व का आधार और एक होता है घोषत्व। घोषत्व का आधार को ही हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्रिका का आधार, है ना। इसे ही नाद प्रयत्न का आधार, इसे ही गूंज का आधार कहा जाता है। इसे हम प्राणत्व का आधार या श्वास वायु का आधार कहते हैं, या हम इसे काकल का आधार भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो घोषत्व के आधार पर होती हैं दो, सघोष और अघोष। और इस तरह देखिए तो अभी क्या पूछ रहा है कि जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में गूंज पैदा नहीं होती, तो पहली बात तो गुंजन है ही नहीं, है ना, गुंजन है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब किसी स्वर और व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करते समय जो वोकल कॉर्ड होते हैं, जिसके हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, तो वहां पर होते हैं स्वर यंत्र के पास में स्वर तंत्रिकाएं। तो किसी कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का प्रोनाउंसिएशन करते समय स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे के इतने करीब आ जाती हैं, तो एक डायलॉग है ना कि मेरे इतने करीब ना आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, वैसे ही यहाँ पर होती हैं स्वर तंत्रिकाएं कि वो एक दूसरे के इतने पास आ जाती हैं कि एक दूसरे को घर्षण करती हैं। जब घर्षण करती है तो उनके बीच से आने वाली ध्वनि में कंपन और गुंजार उत्पन्न होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, सघोष ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सघोष ध्वनि कहते हैं। तो सघोष ध्वनि क्या है, ईच वन कैटेगरी का थर्ड वन नंबर, फोर्थ वन नंबर, फिफ्थ नंबर, साथ ही य का र, ल और व, इसे हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। तो जहां स्वर तंत्रिकाएं इतने पास आ जाएं कि वहां स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण हो और उनके बीच से आती हुई ध्वनि में कंपन के साथ ध्वनि उच्चारित हो, तो नाद सहित ध्वनि, है ना, कंपन सहित ध्वनि क्या कहलाती है, सघोष ध्वनि कहलाती है। और जहां नाद और गूंज नहीं है, नाद रहित, तो जहां स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे की इतनी दूर होती हैं कि उनके मध्य किसी प्रकार का संघर्ष और घर्षण नहीं होता, तो उनके बीच से आने वाली ध्वनि में कोई भी कंपन वाइब्रेशन नहीं होता, जिसपे कोई गुंजार उत्पन्न नहीं होता, तो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। ईच एंड एवरी कैटेगरी का फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क ख च छ ज झ कहते हैं तो कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता। इन ग घ अंगा ज झ इया य र ल व कहते हैं तब हमारे लिए हो जाते हैं सघोष। तो यहाँ पर आपके ऊष्म वर्ण, यहाँ आपके ऊष्म वर्ण मतलब शक्कर का श, षटकोण का श, सरोते का स, ये हमारे लिए अघोष है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि सघोष में हमारे लिए आपको देख रहे तो हल का ह आता है, ठीक है ना, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ज्ञ और श्रीमान जी का श्र आता है, और यहाँ आता है क्षत्रिय का क्ष। ठीक है ना। अल्प प्राण क्या होते हैं, जहां पर प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, श्वास जो हम ब्रीद इन करते हैं, प्रश्वास जो हम ब्रीद आउट करते हैं, तो जब किसी व्यंजन का या स्वर का उच्चारण किया जाए, मुख से निकलने वाली हवा, श्वास वायु, प्राण वायु की मात्रा कम होती है, तब उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जहाँ श्वास वायु की मात्रा ज्यादा होती है उसे महाप्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण में क्या आते हैं, ईच एंड एवरी कैटेगरी का फर्स्ट वन नंबर, थर्ड वन नंबर, फिफ्थ वन नंबर, य र ल व, जितने भी स्वर हैं और जितने भी हमारे लिए अनुस्वर हैं वो सब हमारे लिए किस में आते हैं, अल्प प्राण में। और महाप्राण में क्या होती है, मुख से आने वाली हवा की मात्रा ज्यादा होती है। तो ईच एंड एवरी कैटेगरी का सेकंड एंड फोर्थ नंबर, ठीक है ना, साथ ही शक्कर का श, षटकोण का श, सरोते का स, हल का ह और आपके विसर्ग महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण कंप्लीट। तो क्वेश्चन है क्या कहता है, गूंज पैदा न हो तो नाद रहित, है ना, नाद रहित जिसमें कंपन नहीं है वो अघोष ध्वनि कहलाती। अच्छा देखिए, इसी सघोष को हम कोमल वर्ण कहते हैं, इसी सघोष को हम क्या कहते हैं, कोमल वर्ण। और जो अघोष होता है ना उसे हम कहते हैं जपित वर्ण, जाप ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना, इसे उपांशु कहते हैं, ठीक है, इसे फुसफुस वर्ण कहते हैं, ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं, परुष व्यंजन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, आपके अघोष ध्वनि को। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में,
या भाववाचक से जातिवाचक में, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, यूनिक होती है, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, कॉमन होती है। अब राष्ट्रपिता कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। सगे, संबंध, रिश्ते, नाते, पद, व्यवसाय, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक आपदाएं, जहां पर एक ऐसी संज्ञा जो किसी एक के लिए नहीं, उसी प्रकार अनेक के लिए संबोधित होती है, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब राष्ट्रपिता कह रहे हैं, मतलब कि गांधी जी, मतलब राष्ट्रपिता की उपाधि हमने केवल एक व्यक्ति को दी है, जो राष्ट्र के आपके हो जाते हैं जातिवाचक संज्ञा, पिता होकर भी आपके लिए यूनिक हो जाते हैं महात्मा गांधी के लिए। इसलिए जातिवाचक संज्ञा का शब्द होकर भी अगर कोई शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द होकर अगर कोई शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में प्रयोग करते हैं। जैसे कि द्विवेदी कहते हैं, शुक्ल कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, तो ये हमारे लिए आपकी विशेष प्रकार की जातिवाचक संज्ञा का शब्द है ना। पद, व्यवसाय, ये सारी चीजें हैं ना, जैसे कि हमारे पंडित है, गुरुजी है, शिक्षक है, अध्यापक है, गायक है, मंत्री है, नेता है, सब जातिवाचक संज्ञा है। प्रधानमंत्री एक है, राज्यपाल तो बहुत हैं, सचिव भी बहुत हैं, गायक भी बहुत हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, जब तक वो यूनिक है तब आपका पर्सनल नाउन प्रॉपर नाउन है। अगर कॉमन हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। वैसे ही कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का शब्द जब एक बच्चा आपके एक के लिए यूनिक हो रहा है तो होता है। अब वैसे ही हमारे लिए गोस्वामी कहते हैं, तो कौन से लिए यूनिक है, तुलसीदास के लिए। द्विवेदी कह रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल के लिए, दाऊ कह रहे हैं तो बलराम के लिए, पुरी कह रहे हैं तो जगन्नाथ पुरी, देवी कह रहे हैं तो दुर्गा माता संबोधित होती हैं। वैसे ही कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द होता है जो अनेक के लिए संबोधित होता है। जैसे कि श्रवण कुमार माता पिता का भक्त था, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तब किसी एक व्यक्ति का बोध है, तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन कहते हैं आज हर कोई व्यक्ति खुद को हरिश्चंद्र समझता है। आज भी भारत में श्रवण कुमार जैसे बच्चे पैदा होते हैं। आज मंत्रियों के मध्य जयचंदों की कमी नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का होकर भी किसी गुण विशेष की वजह से अनेक के लिए संबोधित होने लगता है, वही व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो जाती है। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा का शब्द होकर पिता, जातिवाचक संज्ञा का शब्द होकर भी किसी एक के लिए यूनिक है। यहाँ राष्ट्रपिता किसको कह रहे हैं, महात्मा गांधी को, इसलिए जातिवाचक से क्या बन गई, व्यक्तिवाचक। और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी भाववाचक संज्ञा है ना, ये जो हमारी पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है, और ये जो हमारी समूहवाचक संज्ञा है, तो पदार्थवाचक, भाववाचक और आपकी समूहवाचक संज्ञा मैक्सिमम टाइम ये हमारे लिए आपके सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं, है ना। लेकिन अगर ये सिंगुलर नंबर से अगर हमको बदल दिया जाए प्लूरल नंबर में, ठीक है ना, तो जब ये हमारी आपकी जो भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, अगर ये बहुवचन में बदल दी जाती है तो तीनों जो हैं वो चली जाती हैं किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब कोई भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा का जो प्रयोग है एक वचन से बहुवचन में होने लगता है, तो तीनों बदल कर किसमें हो जाती हैं, जातिवाचक में बदल जाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर कहता है आज हर व्यक्ति खुद को हरिश्चंद्र समझता है, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो गया। यह सब पहरावा है कहता है, तो भाववाचक संज्ञा। ये सब पहरावे हैं कहता है, तो जातिवाचक हो गया। इसी प्रकार कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर, बाजार में तेल बिकता है, तो हमारे लिए पदार्थवाचक संज्ञा। बाजार में बहुत से तेल बिकते हैं कहते हैं, तब जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 7। तो अंतःस्थ की संख्या कितनी है, 4 है। उष्म की संख्या कितनी है, 4 है। कुल मिलाकर कितने हो गए, 8। य र ल व, है ना, तो य र ल व, ठीक है ना। तो य र ल व ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, यण का गण कहलाते हैं, क्योंकि इसका जन्म किससे हुआ है, यण स्वर संधि से इसका जन्म हुआ है। ई और अ से मिलकर बना हमारे लिए इया, री और अ से मिलकर बना हमारे लिए र।
ठीक है ना। उसी प्रकार हमारे लिए री और अ से मिलकर बना हमारे लिए ल, और उ और अ से मिलकर बना हमारे लिए उआ। ठीक है, तो ये हो गए अंतःस्थ कि जिह्वा, तालु, दांत, होठ के निकट आकर भी वो पूर्णतः एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की तरह होता है, उन्हें अर्धस्वर या उन्हें सेमी वॉवेल्स अर्ध व्यंजन कहा जाता है। इसका एक नाम है जिसे अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसे यण का गण कहा जाता है। यण स्वर संधि की प्रक्रिया से इसका जन्म होता है और गुण स्वर संधि की प्रक्रिया को पलटने से यण स्वर संधि होती है। और जिन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर मुख मार्ग इतना सकरा हो जाता है कि ध्वनि को उच्चारित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जब ये संघर्ष करते हुए मुख गुहा से बाहर निकलती है, मुख विवर से बाहर निकलती है, तब इसके उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इस वर्ण को उष्म और संघर्षी वर्ण कहते हैं। जिसमें आते हैं हमारे लिए आपके कौन से वर्ण, इसमें आते हैं शक्कर का श, षटकोण का श, सरोते का स और हल्का ह। और इसे फ्रिकेटिव लेटर्स यानी कि हम इसे शल वर्ण के भी नाम से पुकारते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बारी आती है हमारे लिए आपको यहाँ से 4 और यहाँ से 4 मिलाकर 8। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और डी उपयुक्त सभी गलत है। श्रोता कौन होते हैं? अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाला शब्द है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसे संस्कृत में आप क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक होता है पर्सन फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है हमारे लिए थर्ड पर्सन। बात करने वाले को हम कहते हैं वक्ता, सुनने वाले को हम कहते हैं श्रोता, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहा जाता है विषय। इसी वक्ता को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं या हम इसे प्रथम पुरुष कहते हैं। श्रोता जो बात को सुन रहा है, मीडिएटर है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अन्य पुरुष के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है एक वचन और एक है हमारे पास यहाँ पर बहुवचन। एक वचन और हमारे पास क्या है? बहुवचन। जब एक वचन की बात की जाएगी तो एक वचन में हम क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। सेकंड पर्सन को हम क्या कहते हैं? तू, तुम के साथ में हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं। थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं? यह, वह कहते हैं, इस, उस कहते हैं। ठीक है, और बहुवचन में क्या हो जाता है? मैं से बन जाता है हम। अब इसके साथ में हम लगाते हैं सब या हम लगाते हैं लोग। ठीक है, मध्यम पुरुष के साथ क्या कहते हैं? हम यहाँ पर तुम या आप, है ना, क्या लगाते हैं? हम सब लगाते हैं और क्या लगाते हैं? लोग लगाते हैं। ठीक, अब यह से हो जाता है ये और वह से हो जाता है वे, इस से हो जाता है इन और उस से हो जाता है उन। ठीक है, तो वक्ता जो बात को करता है, मैं विद्यालय जाता हूं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मध्यम पुरुष को हम क्या कहते हैं? तू, तुम, यानी कि श्रोता कौन हुआ हमारे लिए? आपका मध्यम पुरुष हुआ, है ना। अगर कहता है एग्जाम्पल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तू कहाँ रहता है, आप क्या काम करते हो, यह लड़का खेल रहा है, कहते तो सब हमारे होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं वही दर्पण वही, है ना, वो हमारे लिए क्या बन गया? फर्स्ट पर्सन बना। तू ना मिला रे हमें तो कहानी मिली, तू मेरा दिल तू मेरी जान, है ना, तब हमारे लिए मध्यम पुरुष हुआ, है ना। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, तब हमारे लिए अन्य पुरुष हुआ। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जब मीडिएटर होता है, बात को सुनता है, वो हमारे लिए मध्यम पुरुष। तो श्रोता के लिए हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? अब व्यक्तिवाचक यूनिक है, प्रधानमंत्री एक हैं,
राष्ट्र आपके जो राष्ट्रपति हैं वो एक हैं, पर राज्यपाल तो हर राज्य में हैं, इसलिए वो जातिवाचक की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे लिए व्यक्तिवाचक हैं, पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव, संवाददाता, गायक, शिक्षक, नायक कहते हैं, सब हमारे लिए आपके जातिवाचक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यदि सोनार और लोहार पुल्लिंग शब्द है तो प्रचार और प्रसार का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग? अब देखने वाली बात है हमारे लिए, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, यहां पर भी, ठीक है। तो सोनार लोहार पुल्लिंग शब्द है तो प्रचार प्रसार का लिंग क्या होगा? तो जेंडर को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, कभी कभी हमको सेंटेंस बनाना होता है, कभी हम सर्वनाम के द्वारा, कभी विशेषण के द्वारा, कभी क्रिया के आधार पर भी हम उसका प्रयोग जो है करते हैं। सोनार गहने बनाता है, लोहार लोहे का काम करता है, ठीक है ना। तो सोनार और लोहार पुल्लिंग है। प्रचार भी तो किया जाता है, चुनाव प्रचार किया जाता है, किसी चीज का प्रसार होता है, विस्तार होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमको जेंडर को डिफाइन करने के लिए अगर किसी शब्द में जुड़ा हुआ है जैसे कि हमारे लिए आपका है देव, दानव, बालक कहता है, मोहन कहता है छात्र कहता है, ठीक है। इसी प्रकार मामा, बूढ़ा, काका कहता है, ठीक है। रवि, कवि, हरि कहता है, भानु, गुरु, साधु कहता है, ठीक है। तो सब हमारे लिए पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये शब्द से अंत होने वाला, जिस शब्द में त्र है, चरित्र, पत्र, नक्षत्र, जिस शब्द में त है, गणित है, फलित है ना, लेकिन ध्यान रखिए, रात है, बात है, छत है, इज्जत है, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। जिस शब्द के अंत में हमारे लिए ख है, नख है, मुख है, लेख है, शंख है ना, तो ये हमारे लिए पुल्लिंग। लेकिन आंख, चीख, भीख, सीख कहता है, हमारे लिए राख कहता है, शाख कहता है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाती है। जिस शब्द के अंत में ज है, अंडज, स्वेदज, पंकज कहता है ना, तब ये हमारे लिए आपका पुल्लिंग है। लेकिन मौज कहता है, फौज कहता है, भोज कहता है, तो भोज पुल्लिंग है। अनाज पुल्लिंग है, पर खोज तो की जाती है, मौज मनाई जाती है ना, क्लियर हो गया, मजा किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है कि किसी शब्द के अंत में यदि आर हो, सुनार, लोहार, प्रचार, प्रसार, विकार कहता है, तब ये पुल्लिंग है। लेकिन बौछार होती है, जयकार सुनाई देती है, पुकार सुनाई देती है ना, तो पुकार, जयकार, बौछार अगर कहते हैं तब वो हमारे लिए स्त्रीलिंग रहते हैं। किसी शब्द के अंत में यदि आय है, अध्याय है, समुदाय है ना, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो अध्याय, समुदाय है तो पुल्लिंग है, लेकिन राय तो ली जाती है, राय जो है वो ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए आपके शब्द में आपके जो इस प्रकार के प्रयोग हैं, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया? इस चीज को बहुत ध्यान से खास ख्याल इसको रखिएगा। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्या कहता है कि अनुनासिक के स्वर वाला शब्द कौन सा है? मंजन, अंजन, पांव या हिंदी? तो सबसे पहली बात देखेंगे अयोगवाह क्या होते हैं। स्वर की श्रेणी में होकर उच्चारण होता है व्यंजन की तरह, और व्यंजन की तरह उच्चारण होकर बदल जाते हैं स्वर के मात्रा की तरह। अस्वर के योग से बना व्यंजन के अर्थ को वहन करने वाले को अयोगवाह कहा जाता है। इस अयोगवाह में दो तत्व आते हैं, अंगूर का अम और आते हैं हमारे लिए आहा, ठीक है ना। इस अंगूर के अम और आहा की खासियत क्या है कि अगर अंगद कहता है, अंगार कहता है तो स्वर की तरह स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार अह कहता है तो स्वर की तरह स्वतंत्र है। लेकिन अगर ये किसी व्यंजन के साथ में आता है तब हमारे लिए ये अनुस्वर में बदलते हैं। तो अंगूर के अम को कहा जाता है अनुस्वार, है ना। पंचम वर्ग को भी अनुस्वार में बदलने की फैसिलिटी दी गई है। यदि हम चाहें तो हमारे लिए अंगा, इया, अणा, न और म, इसके बदले में हम अनुस्वर का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, अनुस्वर का जब प्रयोग किया जाता है तो मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता है और ध्वनि नासिका से प्रवाहित होती है। और इस अनुस्वर की खासियत होती है कि शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ और औरत का औ, इनके शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा में ही हम अनुस्वर का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे कि आपके जैसे प्रतिबिंब कह रहा है ना, हिंदी के शब्द जैसे कि नहीं,
मैं, इसी प्रकार क्यों कहता है, और बहुवचन शब्द हैं कहता है, बालकों कह रहा है, छात्रों कह रहा है ना, तब हमारे लिए आपकी सड़कें कह रहा है, बातें कहता है, आपकी रातें कहता है, तब यहाँ पर हमारे लिए अनुस्वर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। जब मुख जो है वो खुल जाता है पूरी तरह से और हमारे लिए ध्वनि नासिका से प्रवाहित होती है, तो जहाँ मुंह हल्का बंद है वहाँ अनुस्वर है, और जहाँ नासिका से ध्वनि उच्चारित होते समय मुंह पूरा खुल जाता है वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, और चंद्र बिंदु है हमारे लिए अनुनासिक्य। क्लियर हो गया? अनुनासिक्य ये कहाँ होती है? शिरोरेखा के नीचे, जैसे आम का आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना चांद कहते हैं, है ना, मूछ कहते हैं, है ना, उसी प्रकार धुआं कहा जाता है, आंख कहते हैं, पांव कहते हैं, तब इसका इस्तेमाल होता है। जब बहुवचन प्रयोग होता है ना, जैसे कि वस्तु है, तब हम बहुवचन प्रयोग जैसे कि वस्तुएं कहते हैं, ऋतुएं कहते हैं, ठीक है ना, तो वस्तुएं ऋतुएं कहते हैं। इसके अलावा तद्भव की सबसे बड़ी पहचान है कि धूम्र से हुआ धुआं, कूप से हुआ कुआं, तब चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है, और चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहा जाता है। मंजन और अंजन कह रहा है, ये अनुस्वर है, पहचानेंगे कैसे? अब इस अनुस्वर के बाद में क्या है? जहाज का ज। अनुस्वर के बाद में क्या है? जहाज का ज। और मैंने बताया कि पंचम वर्णों को अनुस्वर में बदल कर लिखा जा सकता है, तो जहाज का ज हमारे लिए च वर्ग का वर्ण है, च, छ, ज, झ और इया। तो अनुस्वर के बाद में जो भी वर्ण आएगा, अनुस्वर के बाद जो भी वर्ण आएगा, ये अनुस्वर उसी वर्ग का पंचम वर्ण है। तो मंजन में हमारे लिए इया है, ठीक है ना, अंजन में भी हमारे लिए इया है, हिंदी में द आ रहा है, त थ द ध, तो हमारे लिए न होगा, तो यहाँ पर न भगाधर अक्षर है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है। जब आपको पूछेगा, मान लीजिए कहता है एग्जाम्पल में कि कंडा, है ना, कंडा में प्रयुक्त अनुस्वर के लिए इस अंगा, इया, अणा और न में से कौन सा पंचम वर्ण प्रयोग किया जाएगा हाफ लेटर में? तो ध्यान रखिएगा, अंडा कह रहे हैं तो न साउंड तो कर रहा है, अंडा, ठंडा, पंडा, न साउंड कर रहा है, पर ऐसी सिचुएशन में ये हमारे लिए कंडा पूरी तरह से गलत है। तो क्या करेंगे? इस अनुस्वर के बाद में जो भी वर्ण अक्षर आएगा पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो ड है वो किस वर्ग का वर्ण है? ट, ठ, ड, ढ। तो इसी ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो हमको पता चल गया कि ट वर्ग का वर्ण है, तो ट वर्ग का ही आपका कौन सा वर्ण होगा? ये हमारे लिए पंचम वर्ण होगा, इसलिए ठंडा कहता है, कंठ कहता है, इसी प्रकार कंडा कहता है, इसी प्रकार पंडा कहता है, अंडा कहता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए संत कह रहा है, अब संत कह रहा है तो स में अनुस्वर है, इसका त है, अब ये त वर्ग का वर्ण है, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा हमारे लिए? न होगा, इसलिए संत को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण। अब देखिए कि अनुस्वर के बाद में प है, अब प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है हमारे लिए? म है, इसे संपूर्ण से क्या बनेगा हमारे लिए? इसका अर्धाक्षर संपूर्ण होगा। क्लियर हो गया? तो प्रश्न ने क्या पूछा था कि अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, पांव, ठीक है ना। तो अनुस्वर को मैंने समझा दिया, आपके चंद्र बिंदु को समझा दिया, इसको बिल्कुल ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? भूखे लोग, सूखे पेड़, सुनी धरती या कम आमदनी। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नाप, तौल और माप। अगर किसी संज्ञा की विशेषता नाप, तौल, माप के आधार पर बताया जाए तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। इस परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है हमारे लिए आपका निश्चित परिमाण, एक होता है हमारे लिए कौन सा परिमाण? एक होता है निश्चित परिमाण और एक होता है हमारे लिए अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण में क्या होता है? जहां पर मात्रा निश्चित हो, है ना। निश्चित परिमाण में हमारे लिए क्या आता है? इंच, फीट, है ना,
मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टेयर, है ना, वर्ग, ये फीट, ये सारी चीजें जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं 2 इंच, 2 फीट, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 1 हाथ, 2 हाथ, है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 125 किलोमीटर कह सकते हैं, 2 इंच, 2 फीट कह सकते हैं, 2 गज जमीन कह सकते हैं, है ना, 1 पाव, 2 पाव, 1.25 किलो, 2.5 किलो कह सकते हैं, है ना, 10 किलो कह सकते हैं। ये निश्चित परिमाण है। और जहाँ निश्चित नहीं है, सब, कोई, बहुत, ढेर, खूब, तब वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इस परिमाण में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, मोटाई सबको मेजरमेंट किया जाता है। लिक्विड हो, सॉलिड हो, दूरी हो, सभी को मेजरमेंट किया जाता है। तो वहाँ आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी बताई जाती है, तो वहाँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर आमदनी मतलब कमाई कह रहा है, कमाई कह रहा है, उसकी मात्रा कितनी है, कम है। अब कितना कम है ये नहीं पता, तो कम आमदनी कह रहा है, तो इनमें से परिमाण बोधक विशेषण कम आमदनी है। भूखे लोग नहीं कह सकते क्योंकि भूखा विशेषण का शब्द है, सूखा पेड़ नहीं कह सकते क्योंकि विशेषण का शब्द है, सूनी धरती नहीं कह सकते क्योंकि वो विशेषण का शब्द है। लेकिन कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक कहता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन 100 आदमी आए थे कहते तो निश्चित संख्या, 1000 आदमी कहते थे तो निश्चित संख्या, बहुत सारे बाराती कहते हैं तो अनिश्चित संख्या। जहां पर गिनती बताई जाए वो संख्यावाची है और जहां नाप तौल बताया जाए परिमाण है। क्लियर हो गया। कम आमदनी, अब हम किसको कर सकते हैं, अब यहाँ मात्रा बताया जा रहा है कि आमदनी कम है। अगर कहता है लाख की आमदनी, 1 लाख की आमदनी बढ़ी है कहता है, तब मात्रा निश्चित है, गिनती की निश्चित है। क्लियर हो गया। और इस तरह जहाँ संख्या निश्चित है तब वहां पर निश्चित संख्या, और संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्या, मात्रा निश्चित है तो निश्चित परिमाण, और मात्रा निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाण। तो परिमाण बोधक में आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, कम आमदनी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है यह, क्या यह संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। सबसे पहली बात कि संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है हमारे लिए संज्ञा। दूसरी बड़ी बात कि विशेषण क्या है, कि संज्ञा शब्द को व्याप्ति को मर्यादित कर देता है और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, वो होता है विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है। अगर कहता है बच्चा ध्यान पूर्वक पढ़ता है तो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण होगा। अगर कहता है राधा खूबसूरत है तो एडजेक्टिव विशेषण होगा। और अगर कहता है मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो बचा क्या, इंडिकेटिव प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। अब ये संकेतवाचक सर्वनाम में क्या है, यह क्या कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। मकान कह रहा है ये संज्ञा शब्द है। जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ जाए, जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ जाए जिसके द्वारा उस संज्ञा की विशेषता बताई जाए कि घर है, किसका घर है, मेरे भाई का, कौन सा मकान, ये मकान, तो संकेत दे रहा है। इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण या हम इसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं इसे, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है। तो जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ जाए और उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए तब उसे सर्वनामिक विशेषण, सांकेतिक विशेषण या हम उसे क्या कहते हैं, निर्देशवाचक विशेषण के नाम से पुकारते। तो संकेतवाचक सर्वनाम होकर एक काम कर रहा है विशेषण का। तो जब कोई सर्वनामिक विशेषण का काम करता है तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। चूंकि विशेषण का काम करते समय ये संकेत दे रहा है इसलिए सांकेतिक विशेषण, निर्देश दे रहा है इसलिए निर्देशवाचक विशेषण कहलाता है। मकान जो जातिवाचक संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है कि ये मकान निश्चित है मेरे भाई का है। अब देखिए इसी यह को हम थर्ड पर्सन भी कहेंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन है। यह हमारा थर्ड पर्सन भी है। यह लड़का है, वह बच्चा जा रहा है, वह मोहन है, ये आदमी बैठे हैं, वह बच्चा खेल रहा है कहते हैं तो कोई निश्चित नहीं है कि किसी के बारे में बात की जा रही है। यह मेरी किताब है,
यह मकान शर्मा जी का है, वे मेरे मौसा जी हैं, वह राधा की बहन है, यह हमारा विद्यालय है। कहते हैं जो डेफिनेट चीज़ों को बताता है तब वहाँ पर निश्चित सर्वनाम हमारे लिए होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो यह है, यह थर्ड पर्सन कब होगा? जब किसी के बारे में बात की जाए कि यह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, तो थर्ड पर्सन। अगर कहता है यह मेरी किताब है, वह मेरे मामा है कहते हैं, तब हमारे लिए निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन जब यही सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो संकेत दे रहा है, निर्देश दे रहा है और एक विशेषण का काम कर रहा है, तो संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण या निर्देशवाचक विशेषण के नाम से पुकारा जाता है। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है मौलिक रूप में मौलिक सर्वनामिक विशेषण और एक होता है हमारे लिए यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण में यह, वह, जो, कौन कहते हैं, है ना। कौन आदमी गा रहा है, जो बालक आया था वह नौकर आज नहीं आया, यह राधा के पिताजी हैं, तब यह हमारे लिए मौलिक रूप में है। लेकिन यौगिक क्या होता है? जब उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विकार। तो यह से बन जाता है हमारे लिए आपका ऐसा, वह से हो जाता है वैसा, जो से बन जाता है जैसा और कौन से बन जाता है कैसा। क्या हो गया? ठीक है, समझ में आया? और इस तरह ऐसा वैसा जैसा तैसा कहकर, है ना, कैसी बात करते हो, कैसा आदमी है ये, जैसी बात आपने की, है ना, ये समझ आता है। अगर कहता है एग्जाम्पल, ये नैना, ये काजल, ये जुल्फें, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल, तब हमारे लिए क्या है? ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है, तब मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। और हम कहते हैं ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, है ना। कैसा, हम बोलते हैं, और कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, तब हमारे लिए क्या हो जाता है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्या यह क्रिया विशेषण है, क्या यह विशेषण है, क्या यह क्रिया है या प्रविशेषण? किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कही जाती है। बिकना क्रिया है। प्रविशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता, है ना। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए आपको रहता है प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता। अति, बहुत, अत्यंत, बड़ा, ऐसा बुलाकर। बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया, तब हमारे लिए प्रविशेषण है। विशेषण क्या है? विशेषण की आपकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। मुझे लाल रंग भाता है ना। उसी प्रकार कह सकते हैं ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तो चांद सा चेहरा, है ना, सुनहरा रंग बालों का, ये गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। लेकिन क्रिया की विशेषता, बिक रही है पर कैसे? धड़ाधड़, मतलब कि क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताता है तब उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समय के आधार पर बताया जाए तो समय सूचक, इस प्रकार स्थान के आधार पर बताया जाए तो स्थानवाचक, तरीका या परिमाण रीति बताया जाए तो रीतिवाचक, और मात्रा बती जाए तो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। कैसी बिक रही है? धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो अब, तब, जब, कब, सदा, हमेशा, नित्य, लगातार, सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण कहता है तो समय सूचक क्रिया विशेषण। स्थान में हमारे लिए क्या है? दिशा भी है और उसकी स्थिति भी है। अंदर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इधर, उधर, जिधर, किधर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, ये सब हमारे लिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, कैसा, ध्यान से, प्यार से, शीघ्रता से, हौले से, जल्दी जल्दी, तुरंत, फौरन, तत्काल कहता है, नहीं कहता है, कदाचित कहता है, सरासर कहता है, एकदम कहता है ना। तो ये सभी हमारे लिए ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, सब रीतिवाचक है। इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, कम, ज्यादा, लगभग, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी अगर कहता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अब अगर कहता है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, है ना, उसी प्रकार क्या कह सकता है? पल पल पल,
क्या कहता है, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल, ठीक है ना। साजना मैं सदा तेरे साथ हूँ, तब हमारे समय सूचक क्रिया विशेषण है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार हम कह सकते हैं, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, तब हमारे लिए स्थानवाचक हो जाते हैं। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। नाच मेरी जान फटाफट फट, बात मेरी मान फटाफट फट कहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार कह सकते हैं क्या कि मतलब जितने भी कार्य करने का तरीका होता है, सरासर आपकी बात गलत है, एकदम सही बात कही आपने कहता है, तब हमारे लिए आपके रीतिवाचक होते हैं। और क्या कहता है, इतना न मुझे से तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, तब परिमाणवाचक विशेषण रहते। समझ में आई बात, ठीक है। तो धड़ाधड़ बिक रही हैं किताबें, मतलब कि हमारे लिए क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है, चौगुना, चौथा, चारों या चार। समुदायवाचक विशेषण किस में आते हैं, ये आते हैं आपके संख्यावाची विशेषण में। अब संख्या की बात की जाए तो क्या होता है, जब किसी संज्ञा की विशेषता उनकी संख्या के आधार पर बताई जाए तब संख्यावाची विशेषण होते हैं। मेरे विद्यालय में 1500 छात्र पढ़ते हैं, मेरी 2 बुआ 1 मौसी है, मेरे पिताजी 2 भाई 1 बहन है, मेरे पास हिंदी की 5 किताबें हैं, कहते तो संख्या आपकी विशेषता है। अगर कहते आज बहुत से बच्चे नहीं आए, आज मैंने ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तब संख्या निश्चित नहीं है। इसलिए संख्यावाची के भी 2 भेद हैं, एक तो निश्चित गिनती और एक होती है हमारे लिए अनिश्चित गिनती, ठीक है ना। जहां पर संख्या की गिनती निश्चित हो, अब निश्चित गिनती कैसे होगी, आपकी अंक होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 निश्चित अंक है। अब इसी में जब हम गणना करते हैं, है ना, तो पूर्ण गणना होती है, अंक की पूर्ण गणना होती 1 2 3 4, घड़ी में भी 12 बजे हैं, लेकिन एक होता है हमारे लिए अपूर्ण गणना। अभी घड़ी में 12:15 बजे हैं, 12:30 बजे हैं, 1:45 बजा है, पूरा 1, 1:15, 1:30, 1:45, 2, 2:15, 2:30 बजा है, 2:45 बजा है, 3:15, 3:30, तो यहाँ पर 1:15, 1:45 ये करके हमारे लिए आपकी संख्या हो जाती, ठीक है। इसी गणना के साथ में अगर देखा जाए तो आवृत्ति होती है 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, ये आवृत्ति रहती है बार बार हर बार, है ना। उसी प्रकार प्रत्येकता होती है हर 1 हर 2 कहकर प्रत्येकता होती है, ठीक है। तो अंक है, गणना है, आवृत्ति है, प्रत्येकता है। अब समुदाय की बात करता है तो समूह होता है, दोनों तीनों चारों पांचों, नहला दहला, है ना। उसी प्रकार सैकड़ा कहता है, इसी प्रकार हमारे लिए आपका लाख कहता है, तो समूह है, तब हमारे लिए चारों कह रहा है, तब हमारे लिए समुदाय है। अब चौथा कहता है तो हमारे लिए निश्चित क्रम है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये चौगुना कह रहा है तो आवृत्ति है, और 4 कह रहा है तो अंक है। कभी कभी 1 कम संख्या है, 2 कम 10 रुपए, 5 कम 25 रुपए, इसी प्रकार 2 में 20 ज़्यादा या 20 में 2 ज़्यादा, ऐसा भी होते हैं। तो निश्चित अंक है, आवृत्ति है, गणना है, क्रम है, ये सब निश्चित संख्या बताते हैं, ठीक है ना। इस वर्ष में 2 गुनी मेहनत करूंगा, है ना, तो ये हमारे लिए निश्चित संख्यावाची है। इस बार मैंने परीक्षा में 2 गुनी मेहनत करी तो निश्चित संख्या है, और इस बार कहते हैं मैं और बहुत मेहनत करूंगा, तब संख्या निश्चित नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, देने की, या किसी की नहीं। तो विशेषता बता रहा है कि दूध देती है, किसकी, अधिक, तो किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता। कि अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की, है ना। गाय जो है कितना दूध देती है, अधिक दूध देती है, तो दूध की विशेषता जो है वो बता रहा है। अब आता है निम्नलिखित वाक्य में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर में रहूंगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। अब देखने वाली बात है कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, 2 धातुओं के योग से बनने वाली या किसी शब्द के साथ में दूसरे शब्द को जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को ज्वाइंट वर्ब, कंबाइंड वर्ब, या हम उसे संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया या मिश्रित क्रिया कहते हैं। इसमें
पहले आने वाली क्रिया को हम कहते हैं मुख्य क्रिया और बाद में आने वाली क्रिया को कही जाती है सहायक क्रिया। अब देखने वाली बात है, टूट गया कह रहे हैं तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, पीनी पड़ेगी कह रहे हैं तो पीना मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, चलता बना कह रहे हैं तो चलना मुख्य क्रिया और बनना सहायक क्रिया। इसमें से किस में नहीं है? आपके ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। जब इसका प्रयोग करते हैं तो कभी हम संज्ञा के साथ में किसको लगाते हैं? क्रिया को लगाते हैं। कभी हम विशेषण के साथ में किसको लगाते हैं? क्रिया को लगाते हैं, ठीक है ना। कभी क्रिया के साथ में क्या लगाई जाती है? क्रिया ही लगाई जाती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार कभी कभी क्या करते हैं, हम लगाते हैं आपके कृदंत प्रत्यय। किसको लगाते हैं? कृदंत प्रत्यय। किसके आधार पर? वर्तमान काल के आधार पर। किसके आधार पर? भूतकाल के आधार पर। और किसके आधार पर? भविष्य काल के आधार पर। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपके मुख्य क्रिया के तौर पर संज्ञा विशेषण क्रिया के साथ में कृदंत प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। है, हूँ, हो कहते हैं, था, थे, थी, गा, गे, गी लगाते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए कभी कभी पहले शब्द में अव्यय और दूसरे शब्द में क्रिया रख कर भी हम आपके मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से संयुक्त क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे कि अच्छा आप कह सकते हैं, याद करना कहते हैं, ध्यान रखना कहते हैं। इसी प्रकार अच्छा लगा, मीठा लगा, ठंडा लगा कहते हैं। दौड़ पड़ा, चल पड़ा, देख लिया कहते हैं। जाता है, पढ़ता है, खाता है, गया था, पढ़ा था, लिखा था, देखा जाएगा, कहा जाएगा, सुनाया जाएगा। इसी प्रकार ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना, धीरे धीरे कहना। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर बी, जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण का शब्द है, केवल विशेष से है, विशेषण और विशेष से दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो पहली बात, विशेषण क्या होता है? विशेषण एक शब्द होता है जो विशेषता बताने का काम करता है। और विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण एक शब्द है और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण एक शब्द है जो केवल विशेषता बताने का काम करता है। और विशेष्य कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। पांडु का अगर प्रयोग किया जाए तो ये विशेषण भी है और विशेष्य भी है। पांडु कह रहे हैं तो पांडु अगर हम कहते हैं तो देखने वाली बात है कि हाथ से लिखी हुई लिपि को हम पांडुलिपि भी कहते हैं, ठीक है ना। पीला रंग को भी पांडु कहा जाता है। तो ये हमारे लिए एक विशेषण का प्रयोग है। और इसी प्रकार पांडु कह रहे हैं तो एक विशेष्य है, संज्ञा शब्द जो पांडव वंश के लोगों को कहा जाता है, पांडु वंश। तो इस प्रकार ये विशेषण भी है और हमारा विशेष्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में क्या है? 3 प्रकार का विशेषण है और 2 विशेष्य है, कि 2 विशेषण है और 3 विशेष्य है, या 2 विशेषण है और 2 विशेष्य है, या 3 विशेषण है और 1 विशेष्य है। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर विशेषण कितने हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विशेषण कितने प्रकार के हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रकार के आपके विशेषण पाए गए हैं। 3 प्रकार का विशेषण है। एक है आपका समुद्री, घातक और आपका कीमती, ये विशेषण है। समुद्री, घातक और कीमती विशेषण है। और सांप और जहर कह रहा है तो विशेष्य है। तो 3 प्रकार के विशेषण पाए गए और 2 प्रकार के यहाँ पर आपको क्या पाया गया? विशेष्य पाया गया, ठीक है। और इस आधार पर आज 30 क्वेश्चंस के माध्यम से फिर से मैंने डिटेल में, आदत से मजबूर हूँ मैं, है ना, मुझे थोड़े में काम नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि एग्ज़ाम में मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जो उसको फेस करनी पड़े। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि क्वेश्चन पेपर सामने आता है और आप अपना माथा खुजाने लगे या सिर पीटने लगे। मैं चाहती हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आए कम से कम आपके एकाध क्वेश्चन का समझ में आता है। अगर 25 प्रश्न आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि 23 से 24 प्रश्न आपके लैंग्वेज में बनने ही चाहिए, क्योंकि एकाध तो विलोपित होता है या कुछ भी कैटेगरी में हमारा जो है वो आपका लैप्स में चला जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 25 में 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के बनने चाहिए, वो भी खासकर हिंदी से,
ठीक है। और यही वजह है कि मेरे हर लेक्चर वीडियो जो है बेटा, मैं सोचती हूँ कि 1 घंटे का बनाऊंगी, कभी 1.5 घंटा हो जाता है, कभी 2 घंटा हो जाता है। आज मैंने क्वेश्चन कम लिए पर बहुत डिटेलिंग करनी थी, इसलिए आपका आज भी समय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जिस लेवल पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और ऐसे ही जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का कंडीशन होगा, तब तक हमारे संस्थान ने जो आपको वादा किया है कि हर सप्ताह प्रतिदिन आपको MCQ सीरीज के माध्यम से हर सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, तो लैंग्वेज को लेकर फिर से आपके सामने में उपस्थित हो जाऊंगी। ठीक है। लंबे समय तक बने रहते हैं और लेक्चर वीडियो से पढ़ रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सफलता दिलाने में हमारी जो कोशिश है वो साबित हो जाए, रंग साबित हो जाए, कि रंग जो है वो आपकी परीक्षा का हमको दिखाई दे जाए। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न से आप अपनी हिंदी की कठिनता को सरलता की ओर ले जा रहे होंगे। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।